हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कैबिनेट ने बिहार में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 7,616 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भागलपुर से रामपुर हाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और यहां बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा मुंगेर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसे हाइब्रिड इन्यूइटी मोड यानी HAM के तहत बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 82.400 किलोमीटर और कुल 4,447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है। रेलवे मंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन मल्टी ट्रैकिंग होने से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी। इलेक्शन कमीशन की राज्य अधिकारियों के साथ बैठक। देश भर में वोटर्स वेरिफिकेशन कराने पर चर्चा। बिहार में आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मानने का निर्देश। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त CEO गणेश कुमार समेत इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारियों की राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ मीटिंग जारी है। इसमें देश भर में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR कराने की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। आयोग ने कहा कि बिहार के बाद पूरे देश में SIR लागू किया जाएगा। इस साल के अंत में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये शुरू हो सकती है। इसका मुख्य मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना OTP के नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को NFSA और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के लिए सिस्टम लागू करने के लिए कहा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को भविष्य में OTP बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL को एक पत्र लिखकर इन उपभोक्ताओं को रिफिल की डिलीवरी OTP के जरिए ही करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन उपभोक्ताओं पर हर महीने करोड़ों रुपए की सब्सिडी राशि वहन कर रही है। डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर की ओर से लिखे गए पत्र में बताया गया कि सरकार NFSA कनेक्शन धारियों को 450 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है। राज्य में करीब 70 लाख लाभार्थी परिवार हैं और इनको ये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 300 रुपए की सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी DBT के जरिए इन कनेक्शन धारियों को ट्रांसफर की जाती है। ऐसे में ये सुनिश्चित हो सके कि बुकिंग की गई रिफिल सब्सिडी वाला सिलेंडर लाभार्थी नहीं लिया है और यह रिफिल उसे ही मिल रही है। इसके लिए इन उपभोक्ताओं को डिलीवरी देते समय OTP नंबर लिया जाएगा। असम CM बोले, राज्य में CAA की अहमियत नहीं, बंगाली हिंदुओं को भारत में इंदिरा गांधी ने जगह दी, उन्हें विदेशी मानने का कोई कारण नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के बंगाली हिंदू ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत आवेदन नहीं किया है क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि वे भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि बंगाली हिंदुओं को विदेशी मानने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वे 1971 से पहले यहाँ आ चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें 1971 में लाई थी और उन्होंने कभी नहीं कहा था कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि CAA विरोधी आंदोलनों में 5 लोगों की जान गई थी। बावजूद इसके केवल 12 आवेदन आए और इनमें से 3 लोगों को नागरिकता दी गई है। CAA का असम से कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी CM बोले, कांग्रेस की वजह से नेपाल में ऐसे हालात। नेपाल से भागे 10 कैदी सीतामढ़ी बॉर्डर पर अरेस्ट। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 10,000 गाड़ियां फंसी। बता दें कि नेपाल में भड़की हिंसा के बाद बिहार के 7 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके बाद बॉर्डर पर ट्रकों की 5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है और करीब 10,000 गाड़ियां फंसी हुई हैं।
जलेश्वर जेल ब्रेक में 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार हो गए। देर रात सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 10 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा और इनमें 2 भारतीय और 8 नेपाली हैं। उधर नेपाल में हिंसा के बाद पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किशनगंज के गलिया के भात गांव बॉर्डर से नेपाल आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर तक ट्रेन चलती है। नेपाल में बिगड़ते हुए हालात और उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद इंडो नेपाल रेल सेवा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये सब कांग्रेस की गलती है। अराजकता इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग थलग रखा है। अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में सुख शांति होती। लोगों में असंतोष है लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था कि अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो नेपाल भी समृद्ध होता। अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज वह भारत के साथ समृद्ध होता। मैं स्पष्ट करता हूं कि यह कांग्रेस की गलती है जिसकी वजह से हमें यह सब झेलना पड़ रहा है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात, 300 उपद्रवी हुए गिरफ्तार। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर आ गए हैं। गृह मंत्री ब्रूनो रेतेया ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया और इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। फीच रेटिंग्स ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। अमेरिकी टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा, घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह। बता दें कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फीच ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। ये बदलाव घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक गतिविधियों की वजह से हुआ है। 9 सितंबर को जारी की गई रिपोर्ट में फीच ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था प्राइवेट कंजक्शन और इन्वेस्टमेंट की वजह से मजबूत है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती और तेल कीमतों में उतार चढ़ाव की चुनौतियां हैं, लेकिन भारत ने इनका सामना किया। फीच ने कहा कि मजबूत घरेलू नीतियां और निवेश की बढ़ती हुई रफ्तार ने भारत को सही दिशा में रखा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में औद्योगिक उत्पादन और सर्विस सेक्टर में भी सुधार की उम्मीद है। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे दोस्त, ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा। मोदी बोले, मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील करने के लिए टीमें बात कर रही हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्द किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रंप ने कहा कि वे सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आगे आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पतला आईफोन लॉन्च, कीमत 1,20,000 रुपए। आईफोन 17 सीरीज में 4 फोन आएंगे। हार्ट रेट बताने वाला पहला ईयरपॉड भी लॉन्च। बता दें कि एप्पल ने अपने सालाना इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में यहां अपना सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया है। आईफोन एयर 5.6 mm पतला है और इसकी शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपए है। इवेंट में आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स भी लॉन्च किया गया है और प्रो वेरिएंट में अब तक की सबसे बड़ी आईफोन बैटरी मिलेगी। 17 सीरीज की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए है, लेकिन इस बार 128 GB के स्टोरेज ऑप्शन को हटा दिया गया है। शुरुआत 256 GB के स्टोरेज से की गई है। इसके अलावा एयरडॉप 3 प्रो पेश किया गया है, जिसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर मिलेगा और ये हार्ट रेट सेंसर वाला पहला वायरलेस ईयरबड भी है। इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन इन ईयर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होगा। इसकी कीमत 25,900 रुपए है। एप्पल वॉच लाइनअप में वॉच SE 3 में वॉच सीरीज 11 और वॉच अल्ट्रा 3 भी लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 25,900 रुपए, 46,900 रुपए और 89,900 रुपए है। मनीषा केस में सीबीआई के 3 बार परिवार से पूछताछ। भिवानी में ग्रामीण सत्यपाल से भी बातचीत। बोला, कुत्तों का झुंड था, भगाया तो शव दिखा।
भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा की मौत, सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई ने उन लोगों से पूछताछ की है जिन्होंने पहली बार मनीषा का शव देखा, ताकि ये पता चल सके कि उस दिन उन्होंने क्या देखा था। सीबीआई टीम ने प्ले स्कूल संचालक, कॉलेज संचालक और स्थानीय दवा विक्रेता से भी पूछताछ की है। मनीषा के परिवार वालों से अब तक 3 बार पूछताछ की जा चुकी है। घटनास्थल पर भी सीबीआई टीम 3 बार आ चुकी है और वहां निरीक्षण कर चुकी है। टीम लगातार कदम दर कदम जांच कर रही है और हर शक के पहलू की तफ्तीश कर रही है। बता दें कि भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई ने चश्मदीदों से पूछताछ की है। गांव खरकड़ी निवासी सत्यपाल ने बताया कि सीबीआई की टीम के 4 अधिकारी उनके पास पहुंचे थे। उस वक्त वह खेतों में बकरी चरा रहा था। उसके साथ गांव का ही ईश्वर भी था, जिसने सबसे पहले मनीषा का शव देखा था। सत्यपाल के मुताबिक सीबीआई ने करीब 10-15 मिनट पूछताछ की और उस दिन की स्थिति जाननी चाहिए। सत्यपाल ने बताया कि जब ईश्वर खेतों में आया तो वहां कुत्ते लगे हुए थे। ईश्वर ने सोचा कि बकरी का बच्चा छोड़ा गया है और इसी बात को लेकर दोनों में बातचीत हो गई। बाद में जब दोनों खेत में पहुंचे तो कुत्तों का झुंड उनकी तरफ दौड़ा। उन्होंने डंडों से कुत्तों को भगाया, तभी मनीषा का शव दिखाई दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम पूछताछ पूरी कर वहां से लौट आई। ज्योति के वकील को नहीं मिली चालान की कॉपी, वीसी के जरिए हुई पेशी। चार्जशीट के लिए करना होगा 6 दिन और इंतजार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में 11वीं पेशी हुई। केस की सुनवाई करने वाले जज के छुट्टी पर जाने के कारण ज्योति की वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। ज्योति के वकील कुमार चालान कॉपी की डिमांड कर रहे हैं, मगर अब तक उनको चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। 14 अगस्त को हिसार पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा करवाई थी और अब इस मामले में 16 सितंबर को अगली पेशी होगी। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ज्योति की वीसी के जरिए पेशी हुई और अगली पेशी पर ज्योति कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होगी। इस दौरान चालान कॉपी की डिमांड की जाएगी। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 16 मई को हिसार से गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा सरकार की ओपिनियन, ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी। कहा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के झांसे में न आए। सेबी ने बताया डब्बा ट्रेडिंग जैसा फ्रॉड। हरियाणा गृह विभाग के लोगों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप को वैध ट्रेडिंग सेवाओं जैसा दिखाते हैं और प्रॉफिट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें लोग हाँ या ना में जवाब देकर पैसे लगाते हैं, जिसमें उनके आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये मामला राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये चेतावनी सेबी की सलाह पर जारी की गई है। सेबी ने कहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करने से कानूनी दिक्कतें और आर्थिक जोखिम हो सकते हैं। सेबी ने हरियाणा सरकार को एक लेटर लिखकर चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने आप को वैध निवेश सेवाओं जैसा दिखाने के लिए प्रॉफिट स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे लोगों को लगता है कि वे सही और कानूनी तरीके से प्रतिभूति व्यापार कर रहे हैं। सेबी ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म असल में निवेश प्लेटफॉर्म की तरह डिजाइन किए जाते हैं ताकि यूजर्स को उनकी वैधता पर भरोसा हो जाए, लेकिन हकीकत में ये गलत तरीके से लोगों को धोखा देकर पैसे गंवाने पर मजबूर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला हमें अपने देश के संविधान पर गर्व। पड़ोसी देशों में जारी हिंसा के बीच की टिप्पणी। नेपाल में अब तक 22 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा से जुड़े हुए मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि हमें भारत के संविधान पर गर्व है। नेपाल और बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक उथल पुथल का जिक्र करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि पड़ोसी देशों में हो रही अस्थिरता भारत के मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की ताकत को रेखांकित करती है। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम अपने संविधान पर गर्व करते हैं। देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेपाल में हमने देखा और बांग्लादेश में भी। रायबरेली में राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग तानाशाह, भाजपा आरएसएस वाले ओबीसी को बढ़ने नहीं दे रहे। मंत्री दिनेश सिंह ने रुकवाया काफिला। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ये कभी आगे बढ़ें। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहें, अंबानी जहां है वहीं पर रहें। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो वे 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। इंदौर में बच्चों की मौत के बाद ऑपरेशन रैट किल, डॉक्टर्स रोकेंगे चूहे, कितने मारे और पकड़े इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। एनआईसीयू पर खास फोकस।
इंदौर के सरकारी MY अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजातों की जान जाने के बाद पेस्ट कंट्रोल एजाइल कंपनी को हटाने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि अब तक काम की मॉनिटरिंग के लिए यहां डॉक्टर महेश कछारिया को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अस्पताल में हर यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर को चूहों का सफाया करने की ड्यूटी दी गई है। अस्पताल में चूहों को पकड़ने के लिए चूहा मार दवाइयां, कुछ विशेष तरह का पॉइजन जिसका तुरंत असर हो वो डाली जा रही है। इसके साथ ही हर यूनिट में बड़े पिंजरे और रोडेंट ग्लू टेप यानी जिससे कुतरने वाले जीव खासकर चूहे फंस जाते हैं वो लगाए जा रहे हैं। बता दें कि नवजातों की मौत के मामले में डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव समेत अन्य पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चूहों को पकड़ने को लेकर तुरंत फीडबैक लिया जा रहा है कि दिन भर में कितने चूहे पकड़े गए और कितने मारे गए, और इसके लिए हर यूनिट के इंचार्ज की जवाबदेही तय की गई है कि 24 घंटे में क्या नतीजे रहे, और इसमें NICU और PICU पर खास फोकस है। ईडी ने 346 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में की कार्रवाई। दिल्ली, NCR, तमिलनाडु और कर्नाटक में छापे मारे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली, NCR, तमिलनाडु और कर्नाटक में छापेमारी की है। यह कार्रवाई हरियाणा की एक पावर सेक्टर कंपनी और उसके प्रमोटर से जुड़े हुए 346 करोड़ रुपए के कथित बैंक फ्रॉड मामले में जांच के तहत की गई है। जांच गुरुग्राम स्थित हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके निदेशकों अमूल गबरानी व अजय कुमार बिश्नोई समेत अन्य के खिलाफ चल रही है। बता दें कि ईडी का मामला CBI की फरवरी 2025 की FIR पर आधारित है। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों से लिए गए कर्ज को अपनी जुड़ी हुई कंपनियों में घुमा कर रखा और भारी नुकसान पहुंचाया। ईडी ने NCR में 5 और चेन्नई में 3, बेंगलुरु में 1 जगह छापे मारे। कंपनी पर 2009 से 2015 के बीच फर्जी लेनदेन के जरिए रकम घुमाकर गबन करने और बैंकों के हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। सुप्रीम कोर्ट बोला, पड़ोसियों के बीच में झगड़ा आम बात है, इसे अपराध नहीं मान सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पड़ोसियों में झगड़ा होना आम बात है। अगर पड़ोसियों के बीच में झगड़ा, बहस और हाथापाई भी हो जाती है तो उसे आत्मीयता के लिए उकसाने यानी IPC की धारा 306 के तहत अपराध नहीं मान सकते। जस्टिस BV नागरत्ना और KV विश्वनाथन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक महिला को पड़ोसी की आत्मीयता के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि धारा 306 में आत्मीयता के लिए उकसाने का मामला तभी बनता है जब ये साफ हो जाए कि आरोपी ने जानबूझकर पीड़ित को आत्मीयता के लिए मजबूर किया हो। मणिपुर में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 2 NH ब्लॉक किए, ट्रकों को रोका। केंद्र से 1643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग रोकने की मांग। मणिपुर के संयुक्त नगा परिषद UNC ने केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध शुरू किया है। इसके तहत नागा प्रधान इलाकों और राज्य से निकलने वाले नेशनल हाईवे 2 और 37 को ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। UNC केंद्र के जहाँ 1643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग और फ्री मूवमेंट रिजीम FMR समाप्त करने के फैसले का विरोध कर रहा है। इसके साथ ही UNC 26 अगस्त 2025 को केंद्र के साथ हुई असफल बैठक और उनकी चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने से भी नाराज है। हाईकोर्ट बोला, ऑफिस में महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, पुरुषों की सोच नहीं बदली। जज ने कहा, महिला डर, शिष्टाचार और माफी में जीती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही सख्त कानून बने हों लेकिन ऑफिस में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट अब भी हो रहा है क्योंकि पुरुषों की सोच नहीं बदली है। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि एक महिला चाहे घर हो या ऑफिस हमेशा डर, शिष्टाचार और माफी के बीच जीती है। उन्होंने कहा कि शेक्सपियर की कविता महिलाओं की जिंदगी को सही ढंग से बयां करती है और आगे की पंक्ति पढ़ी, पहले मेरा डर, फिर मेरा शिष्टाचार और आखिर में मेरी बात। मेरा डर आपका नाराज होना है, मेरा शिष्टाचार मेरा कर्तव्य और मेरी बात आपसे माफी मांगने के लिए है। पाकिस्तान सिम भेजने के मामले में नेपाली नागरिक गिरफ्तार। नेपाल रूट से 16 कार्ड लाहौर भेजे। ISI ने दिया था US वीजा दिलाने का लालच। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सिम कार्ड सप्लाई करने के आरोप में नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रभात कुमार चौरसिया को दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पकड़ा गया है। बता दें कि पुलिस ने कहा कि आरोपी ने महाराष्ट्र के लातूर से 16 सिम कार्ड खरीदकर नेपाल पहुंचाए। यहां से 16 कार्ड पाकिस्तान के लाहौर के और बहावलपुर में ट्रेस हुए। इन नंबरों से ऑपरेट हो रहे WhatsApp
अकाउंट भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, जहां हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हमले किए थे। चौरसिया को 2024 में एक नेपाली बिचौलिए के जरिए आईएसआई से संपर्क किया था और आईएसआई ने उसे यूएस वीजा का लालच दिया था। आरोपी बिहार के मोतिहारी में पढ़ा लिखा आईटीआई ग्रेजुएट है। उसने पहले दवा कंपनी में काम किया, फिर काठमांडू में लॉजिस्टिक्स कंपनी खोली जो बंद हो गई। आरोप है कि चौरसिया ने महाराष्ट्र के लातूर से अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम कार्ड खरीदे। नेपाली नागरिक होने के बावजूद उसके पास भारतीय आधार कार्ड था। खरीदे गए सिम वह खुद नेपाल ले जाता, जहां से ये कार्ड पाकिस्तान के बहावलपुर और लाहौर तक पहुंचाए जाते थे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। 14 विपक्षी वोट मिलने के भी कयास, कभी नाम की वजह से केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। वे 12 सितंबर को पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हरा दिया। मतदान मंगलवार को हुआ था, जिसमें 788 में से 767 यानी कि 98.2% सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। दरअसल चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। यहाँ बता दें कि यहाँ एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा वोट यानी 452 वोट मिले। लखनऊ में मुख्तार परिवार के कब्जे से छीनी जमीन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अटल कॉलोनी बसाई, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में आम आदमी और गरीब वर्ग के लिए 2 बड़ी आवासीय योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि खास बात यह है कि इसमें से एक कॉलोनी मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनी हुई है, जबकि दूसरी योजना शहर के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इन दोनों योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। राजधानी की सबसे पॉश लोकेशनों में शामिल डाली बाग में कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा था। एलडीए ने उस जमीन को मुक्त कराकर अब वहां ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 72 फ्लैटों का निर्माण कराया। इन फ्लैटों का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलोनी रखा गया है, यानी कि अब इस जमीन पर देश के लौह पुरुष के नाम पर गरीब बसेंगे। टीआरई 3 कैंडिडेट्स को पुलिस ने लाठी लेकर दौड़ाया, हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। मजिस्ट्रेट के पैरों में बैठकर अभ्यर्थी बोला, रिजल्ट जारी करवा दीजिए। पटना में बुधवार को टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठी लेकर खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को धक्का देकर भगा दिया। अभ्यर्थी जेपी गोलंबर के पास टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे और अभ्यर्थी हाथों में जंजीर बांधकर प्रदर्शन किए। अभ्यर्थी मुख्य सचिव से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। अभ्यर्थियों को समझाने के लिए मजिस्ट्रेट एमएच खान को बुलाया गया। एमएच खान पहुंचे तो कैंडिडेट्स ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि रिजल्ट जारी करवा दीजिए सर। इस दौरान अभ्यर्थी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मिलवाने की गुहार लगाने लगे। कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस नहीं घोषित किया। अल्लावरू ने कहा, बिहार का मुख्यमंत्री जनता चुनेगी, हम हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की 2 दिनों की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम फिर से जनता के बीच हर घर अधिकार यात्रा लेकर जाएंगे। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। इसमें पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम फेस को सवाल को टाल गए थे। एमपी पप्पू यादव, एनएचएआई के अधिकारी का कथित ऑडियो वायरल। नौकरी की पैरवी को लेकर नोकझोंक। पूर्णिया सांसद बोले, 2 मिनट में लतखोरी खत्म कर दूंगा। राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव संदीप कुमार के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और एनएचएआई के एक अधिकारी के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऑडियो में दोनों के बीच एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी को लेकर लंबी बहस होती है। बातचीत के दौरान सांसद का लहजा आक्रामक हो जाता है, जबकि अधिकारी लगातार संयम बनाए रखते हैं। पूरा मामला एम्बुलेंस ड्राइवर मनीष की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ऑडियो की शुरुआत पप्पू यादव की टीम के फोन कॉल से होती है। टीम के सदस्य पहले अफसर से औपचारिक बातचीत करते हैं, फिर फोन सांसद को थमा देते हैं। पप्पू यादव सीधे मुद्दे पर आते हुए मनीष को नौकरी पर रखने की पैरवी करने लगते हैं। ऑडियो में सांसद
बार बार कहते हैं कि मनीष को नौकरी पर रख लिया जाए। अफसर जवाब देते हैं कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस पर पप्पू यादव गुस्से में कहते हैं कि इतना ढीला मत रहिए, अभी फैसला लीजिए। बेगूसराय में दिव्यांग के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 15 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप, 20,000 तक मिलेगी सैलरी। श्रम संसाधन विभाग निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी दिव्यांगों को लगातार रोजगार उपलब्ध करवा रहा है और इसी के लिए एक बार फिर से 15 सितंबर को बेगूसराय जिला नियोजनालय में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 25 बेरोजगारों को नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग की जिला नियोजनालय की ओर से पनहंस चौक के पास ITI कैंपस में स्थित संयुक्त श्रम भवन में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विस लिमिटेड भाग ले रही है। 1 नवंबर से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, कलेक्टर जैसे अधिकार पुलिस को मिलेंगे। MP, UP, महाराष्ट्र तक लागू। बता दें कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए DGP अरुण देव गौतम ने 7 IPS अफसरों की टीम बनाई है, जिसमें ADG प्रदीप गुप्ता को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और अफसरों की यह टीम ड्राफ्ट बनाकर DGP अरुण को सौंपेगी। CM विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था। रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। रायपुर में यह सिस्टम 1 नवंबर 2025 से लागू हो सकता है। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो बिलासपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में इस सिस्टम को शुरू किया जा सकता है। आज का सुविचार, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।